तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग 24। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कुछ हमारे ऑल गवर्नमेंट में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आज उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, लोकसभा 2024 में कौन से नेता प्रतिपक्ष हैं? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा नंबर बी, जो कि राहुल गांधी। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारे 2024 में नेता थे। ठीक है दोस्तों, प्रतिपक्ष नेता थे। अब इसके दोस्तों कुछ पॉइंट जानते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो इसके कुछ पॉइंट हमारे हो जाते हैं। अंजीर रंजन चौधरी 2019 से 24 के बीच अनौपचारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष थे, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस की सीटें कुल 10% से नीचे थी। ठीक है दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं। ठीक है दोस्तों, प्रियंका गांधी की बात करते हैं। दोस्तों वो 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था, बल्कि वह अब केरल के वायनाड के उपचुनाव लड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्रियंका गांधी हैं वो दोस्तों केरल के वायनाड के उपचुनाव लड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, निम्नलिखित में से 2024 में लोकसभा सदस्य निर्वाचित किया गया है। तो दोस्तों किसको किया गया है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओम बिरला को। ठीक है दोस्तों, ओम बिरला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम बिरला की बात करते हैं तो दोस्तों इनको 2024 में अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। इसके दोस्तों कुछ की पॉइंट जानते हैं हम दोस्तों की पॉइंट हो जाता है, लोकसभा सदस्य के लिए कि सुरेश और ओम बिरला के बीच चुनाव होगा। सुरेश विपक्षी गठबंधन INDIA के उम्मीदवार थे और ओम बिरला सत्ता पक्ष NDA के थे। ठीक है दोस्तों, भर्तृहरि मेहताब को राष्ट्रपति द्वारा प्रमोट स्पीकर नियुक्त किया गया था। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, अर्थात जगदीप धनखड़ राज्यसभा सदस्य के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, जगदीप धनखड़ की बात करते हैं तो दोस्तों ये राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, चुनाव आयोग द्वारा 2024 के चुनाव में बुजुर्ग विकलांग व्यक्तियों के लिए घर घर मतदान सुविधा प्रदान की गई थी, जिसकी आयु सीमा निर्धारित की गई थी। वह दोस्तों क्या थी? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा नंबर सी, 85 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 85 वर्ष हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके पॉइंट जानते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम इसकी, चुनाव आयोग 2024 में चुनाव में बुजुर्ग विकलांग व्यक्तियों के लिए घर घर मतदान की सुविधा प्रदान की गई थी, जिसकी आयु 85 वर्ष निर्धारित की गई थी। और दोस्तों इसके की पॉइंट हमारे हो जाते हैं, इस अभियान में विकलांगता की सीमा 40% से ऊपर थी। तो दोस्तों ये इलेक्शन हुआ था दोस्तों, इसमें जो विकलांगता की दोस्तों ज़्यादातर परसेंटेज कितनी हो गई थी दोस्तों? 40% हो गई थी, जिससे दोस्तों घर घर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ठीक है दोस्तों, मतदान अधिकारियों के लिए कार्यरत बूथों पर हर मतदान की सुविधा होती है। जो दोस्तों पोलिंग बूथ होते हैं जहाँ इलेक्शन होता है तो दोस्तों उन पर मतदान की सुविधा होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, 2024 में कितने राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों 2024 में कितने राज्य थे जिसमें लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा चार। चार राज्य थे। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ जानते हैं हम। तो दोस्तों हमारे चार राज्य थे वो दोस्तों कौन कौन थे? एक तो सिक्किम राज्य हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इन चार राज्यों में 2024 की विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ की पॉइंट जानते हैं हम दोस्तों। तो इसके की पॉइंट हमारे हो जाते हैं, प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, जो सिक्किम के क्रांतिकारी मोर्चा नामक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं। तो दोस्तों प्रेम सिंह हैं जो दोस्तों सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और दोस्तों ये क्रांतिकारी मोर्चा राजनीतिक पार्टी के नेता भी हैं। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के जनता पार्टी के जो दोस्तों अध्यक्ष हैं वो दोस्त मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, वो हैं पेमा खांडू। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों पेमा खांडू हैं। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं तेलुगु देशम। ठीक है दोस्तों, तेलुगु देशम पार्टी के जो दोस्तों हैं मुख्यमंत्री वो दोस्तों हैं चंद्रबाबू नायडू। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के जो कि मुख्यमंत्री हैं, जिनको राज्य के भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिला है। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा की बात करते हैं तो दोस्तों उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। ठीक है दोस्तों, जो कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में कितने चरणों में संपन्न हुआ है? तो दोस्तों जो लोकसभा का चुनाव है दोस्तों वो कितने चरणों में संपन्न हुआ है? तो दोस्तों वो हुआ है 7। ठीक है दोस्तों, हमारा 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी बात करते हैं, लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुआ है। तो दोस्तों इसके कुछ की पॉइंट हमारे बन जाते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को हुआ था, जिसमें 21 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें 102 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। अन्य चरण 26 अप्रैल, फिर 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई, 1 जून को संपन्न हुआ। लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को घोषित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक गठबंधन NDA ने 292 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त किया और विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक
समावेशी गठबंधन INDIA 234 सीट ही जीत पाया। अब चुनाव की बात करते हैं। चुनाव के बाद NDA द्वारा नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुना गया। तो दोस्तों जो कि चुनाव के बाद NDA द्वारा मोदी को लगातार तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुना गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध सांसद चुन लिया गया। वह निम्न में से कौन किस लोकसभा सीट से संबंधित थे? तो दोस्तों जो कि मुकेश दलाल थे वो दोस्तों किस लोकसभा सीट से संबंधित थे? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, सूरत। ठीक है दोस्तों, जो कि मुकेश दलाल थे वो दोस्तों सूरत लोकसभा सीट से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, जिनको सांसद चुन लिया गया। अब नेक्स्ट जो कि हमारे की पॉइंट हो जाते हैं, गुजरात के गांधीनगर लोकसभा सीट के गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव लड़ा था। ठीक है दोस्तों, जो कि अमित शाह थे दोस्तों, उन्होंने गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाले सांसद शंकर लालवानी हैं, जिन्होंने इंदौर में चुनाव लड़ा और इनकी जीत का अंतर 11.72 लाख था। जो कि दोस्तों शंकर लालवानी हैं जो दोस्तों सबसे ज़्यादा वोट से जीत हासिल की थी। और दोस्तों नेक्स्ट जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, सबसे कम अंतर से चुनाव जीतने वाले सांसद के शिवसेना रविंद्र दत्ताराम बाइकवार थे। ठीक है, बाइकर थे। इन्होंने मुंबई उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र से चुनाव लड़ा और इनकी जीत का अंतर मात्र 48 वोट का था। तो सबसे कम वोट से जीतने वाले थे वो दोस्तों ये थे रविंद्र दत्ताराम। ठीक है दोस्तों, रविंद्र दत्ताराम बाइकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट मुरादाबाद 19 अप्रैल पहले चरण में चुनाव संपन्न हुआ। दूसरे दिन ही सांसद उम्मीदवार कुमार राम सर्वेश कुमार की मृत्यु हो गई। वह किस राजनीतिक पार्टी से थे? तो दोस्तों चुनाव संपन्न होने के बाद दूसरे ही दिन सांसद कुमार सर्वेश की मृत्यु हो गई थी। वह दोस्तों किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित? तो दोस्तों वो थे भारतीय जनता पार्टी से। इनकी दोस्तों 2 दिन बाद मृत्यु हो गई थी चुनाव संपन्न के बाद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, 2024 में कौन सी लोकसभा गठित हुई थी? तो दोस्तों 2024 में कौन सी लोकसभा गठित हुई? तो दोस्तों वो हुई थी 18वीं लोकसभा। ठीक है दोस्तों, इसे कुछ पॉइंट जान लेते हैं हम। 16वीं लोकसभा 2024 में गठित हुई थी। नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री चुने गए थे। 17वीं लोकसभा में गठित हुई जिसमें नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए थे। 15वीं लोकसभा 2009 में गठित हुई थी जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे। ठीक है, भारत का पहला आम चुनाव 1952 में संपन्न हुआ है। दोस्तों जो भारत का पहला आम चुनाव था दोस्तों वो 1952 में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, लोकसभा चुनाव 2024 के पूर्व किन नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, जो कि सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, जो कि दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे। ठीक है दोस्तों, इसकी कुछ देख लीजिए, सुखबीर सिंह संधू ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति लोकसभा 2024 से पूर्व हुई थी। कुछ पॉइंट जानते हैं हम दोस्तों। हमारे पॉइंट हो जाते हैं, चुनाव आयोग नियुक्ति प्रधानमंत्री एक केंद्रीय मंत्री नेता प्रतिपक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त श्री कुमार सेन थे। तो दोस्तों भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं दोस्तों वो थे सुकुमार सेन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भारत में कुल कितना फीसदी मतदान दर्ज किया गया था? या दोस्तों यूं कहें कि 2024 में कितना कुल मतदान दिया गया था? दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा 65.79%। ठीक है दोस्तों, जो कि ये मतदान दिए गए थे लोकसभा चुनाव के दौरान। ये देखिए 65.79% मतदान दर्ज किया गया था। दोस्तों इसके कुछ की पॉइंट जान लेते हैं। की पॉइंट हमारे हो जाते हैं, लोकसभा 2024 में सबसे अधिक मतदान लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में हुआ था जिसका परसेंटेज 84 था। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे कम मतदान बिहार में हुआ था जिसका परसेंटेज 56.19% था। लोकसभा चुनाव 2024 में देश में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य उत्तर प्रदेश में ओनली 56.92% मतदान दर्ज किया गया है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, ये देखिए, प्रतिरोध को निम्न में से किसके सटीक रूप से मापा जा सकता है? दोस्तों जो प्रतिरोध होता है वह किसके समीप रूप से मापा जाता है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रिज विधि, जो कि हमारा नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिज विधि द्वारा मापा जा सकता है। और दोस्तों इसकी कुछ डिस्कस करते हैं। प्रतिरोध सबसे सटीक ब्रिज विधि से मापा जा सकता है। हीट स्टोन ब्रिज एक
इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो अज्ञात इलेक्ट्रिकल प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा ब्रिज विधि होती है दोस्तों, ये एक प्रकार की हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट होती है जो दोस्तों इसको प्रतिरोध मापने में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, निम्न में से किस मशीन की मदद से इलेक्ट्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, जो कि हमारा मोटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मोटर की बात करते हैं। जब मोटर को विद्युत आपूर्ति की जाती है तो उसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होता है और मोटर घूमने लगती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी अवशोषित गोल चालक के विभव का सही वर्णन है। दोस्तों हमको इसमें सही वर्णन बताना है, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, जो कि हमारा नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। विभव समान रहता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये देखिए अभिष्ट गोलक चालक जो कंडक्टर होता है वो प्रतिष्ठित विभव के उपकेंद्र के विभव के बराबर होता है, अतः विभव पोटेंशियल समान रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, अस्थायी चुंबक किससे बने होते हैं। तो दोस्तों चुंबक होते हैं जो अस्थायी, वो किससे बने होते हैं। तो दोस्तों वो बने होते हैं नर्म लोहे से। ठीक है, जो कि हमारे अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बने होते हैं। ठीक है, चुंबकीय और अचुंबकीय गुण के कारण अस्थायी चुंबक नरम लोहे के बने होते हैं। नर्म लोहा किसी भी निम्न चुंबकीय क्षेत्र में आसानी से चुंबकित हो जाता है। नरम लोहा का प्रयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है क्योंकि इसकी शक्ति में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेंज का नियम निम्न में से किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों लेंज का नियम होता है वो है किसे ज्ञात करने में किया जाता है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रेरित धारा, जो कि हमारा नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंज का नियम प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित दिशा के विपरीत होती है, अतः लेंज के नियम का प्रयोग धारा की दिशा को ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। तो दोस्तों जो तारों का टिमटिमाते हैं वो किसके कारण टिमटिमाते हैं। दोस्तों वो टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पानी का घनत्व निम्न में से किसके तापमान से अधिक होता है। दोस्तों वो होता है 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, 2 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक पानी का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जब पानी जमने की स्थिति में पहुंच जाता है तो इसका घनत्व घट जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैल्शियम सल्फेट को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कैल्शियम सल्फेट होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है जिप्सम सॉल्ट के नाम से, जो कि हमारा नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सा गैस उत्तरदायी है। जो ग्लोबल वार्मिंग होता है वह निम्न में से कौन सी गैस उत्तरदायी होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, जो कि डाई मैग्नेटिक है। ठीक है दोस्तों, डाई मैग्नेटिक जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, सोना एक प्रकृति चुंबकीय द्रव्य है। डाई मैग्नेटिक वह गुण है जिसके कारण कुछ पदार्थों को चुंबक के दोनों ध्रुवों के द्वारा प्रतिरोध किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, ग्लोबल में से किस प्रक्रिया से पानी से मिट्टी के मिश्रण को अलग किया जाता है। तो जो पानी से मिट्टी के मिश्रण को अलग किया जाता है वह किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो कि नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है और अंतरिक्ष में वापस नहीं जाने देती है। वह हमारे इस पर्यावरण के तापमान में वृद्धि होती जा रही है, जिसे ग्रीन हाउस भी कहा जाता है। यह ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य प्रमुख कारण है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चूहे मारने की दवाई का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों चूहे मारने की दवाई होती है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों उसका रासायनिक नाम है नंबर 4, जो कि जिंक फास्फाइड है। ठीक है दोस्तों, चूहे मारने की दवाई का रासायनिक नाम जिंक फास्फाइड है। जिंक फास्फाइड पाचन तंत्र में मौजूद अम्ल की क्रिया को फॉस्फिन नामक जहरीली गैस का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सरकार का राजशाही रूप में परिभाषित किया जाता है। सरकार को राजशाही रूप में परिभाषित किया जाता है वह दोस्तों किया जाता है पीढ़ियों की एकल परिवार शासन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, पीढ़ियों से एकल परिवार शासन द्वारा 19 सदी तक राजशाही सरकार का सबसे आम रूप था जिसमें एक पीढ़ियों का शासन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। विश्व संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज्यों के स्थान पीआरआई के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो दोस्तों चुनाव लड़ने जो राज्य संस्थानों होते हैं उनके चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। ठीक है, नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संशोधित अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पंचायती राज संस्थानों के पीआरआई के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, 18 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस संशोधन अधिनियम से पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक बनाया गया है? तो दोस्तों पंचायती संस्थानों को संवैधानिक बनाया गया है, वो दोस्तों बनाया गया है 73वें संवैधानिक से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 24 अप्रैल 1993 का ऐतिहासिक दिन था जब भारत में पंचायती राज PRI को 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिल्ली विधानसभा सदस्य की संख्या कितनी होती है? दोस्तों जो दिल्ली के विधानसभा सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी? दोस्तों उनकी संख्या होती है 70, मतलब 70। ठीक है दोस्तों, 70 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक सदनीय विधानसभा निकाय है, इनके सदस्यों की संख्या 70 होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से भारतीय संसद के अंग क्या है? तो दोस्तों अंग की बात करते हैं भारतीय संसद के, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारा नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के ऊपरी सदन, निचले सदन और राष्ट्रपति सदन के अंग हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, नीति आयोग सूचकांक के अनुसार निम्न में से कौन सा सबसे अधिक किसान अनुकूल है? दोस्तों कौन सा किसान अनुकूल है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, जो कि महाराष्ट्र का किसान। ठीक है दोस्तों, कृषि बाजार और किसान के अनुकूल सूचकांक के अनुसार महाराष्ट्र देश के सबसे अधिक किसानों के अनुकूल राज्य का दर्जा दिया गया है, जो कृषि व्यापार में सुधार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि हमारा राष्ट्रीय उद्यान आ गए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, जो कि हमारा नंबर 3 गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान यह दोस्तों भारत का इकलौता स्थान है जहाँ शेर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों गुजरात राज्य में शेर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जैविक घटक क्या है? तो दोस्तों जो हमारी प्रकृति द्वारा या प्रकृति में पाए जाने वाला पर्याप्त मात्रा में दोस्तों जैविक घटक है, वो दोस्तों है सेल्यूलोज। ठीक है दोस्तों, जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है दोस्तों, जो कि नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय इंसुलिन पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, किस प्रकार की मिट्टी को हिमदनीय मृदा नहीं है? कौन सी मिट्टी हिमदनीय मृदा नहीं है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्लेड। नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ग्लेड हिमदनीय मृदा नहीं है। ग्लेड की बात करते हैं तो दोस्तों यह मृदा नहीं है, इसका निर्माण गंदे अफवाह से होता है। परिणाम स्वरूप इसमें लोहे तत्व और अन्य पदार्थों की कमी होती है। दोस्तों इसमें लोहा और अन्य पदार्थ जो कि हमारे लिए मृदा के लिए उपयुक्त होते हैं वो दोस्तों नहीं पाए जाते, इसलिए इसे मृदा नहीं कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, जल की मात्रा निर्धारण के लिए टेक्नोमीटर में से किसके लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो दोस्तों जल की मात्रा निर्धारण के लिए किसके लिए सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर होगा रेत। ठीक है दोस्तों, रेत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार GST देश भर में कब लागू हुआ था? तो दोस्तों GST की बात करते हैं, ये दोस्तों कब लागू हुआ था? दोस्तों ये हुआ था हमारा 1 जुलाई 2017 से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे की भारत यात्रा के दौरान बुलेट ट्रेन की परियोजना का शिलान्यास कब किया गया था? जो दोस्तों बुलेट ट्रेन थी इसका शिलान्यास कब किया गया था? तो दोस्तों ये किया था 2017 में 14 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारा नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और दोस्तों की बात कर लेते हैं, इसे अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान भारत को 88,000 करोड़ का ऋण 0.1% की दर पर देगा। इस परियोजना का कुल व्यय 1,08,000 करोड़ रुपए आंका गया था, जो दोस्तों बुलेट ट्रेन बनी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 28 अगस्त 2017 को भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दोस्तों ये बने हैं न्यायमूर्ति दीपक मिश्र। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनका कार्यकाल 18 अगस्त 2017 से 2 अक्टूबर 2018 तक रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब ये रिटायर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देश का पहला एनिमल लॉ सेंटर कहाँ खोला गया? जो दोस्तों एनिमल लॉ सेंटर है वो दोस्तों खोला गया है हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 24 अगस्त 2017 को इन्फोसिस ने किसे नया चेयरमैन बनाया है? तो दोस्तों जो कि 2017 में इन्फोसिस ने किसे अपना नया चेयरमैन बनाया है? तो दोस्तों ये बनाया है नंदन नील केड़ी को। ठीक है दोस्तों, नंदन नील केड़ी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों वाइस चेयरमैन जो कि विशाल सिक्का ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था
इसके बाद इनको नंदन नीलकेणी को बनाया गया था नया चेयरमैन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है? तो दोस्तों ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं, ये दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेची नदी पुल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये हमारा पुल है, ये दोस्तों भारत और नेपाल की सीमा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, निम्नलिखित में किसका जन्मदिन होता है? तो दोस्तों 12 जनवरी को है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, वह दोस्तों किसके जन्म दिवस पर होता है? दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है दोस्तों, जिस पर हमारे स्वामी विवेकानंद का भी जन्म दिवस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 अक्टूबर 2017 को समाजवादी पार्टी की दूसरी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था, वो दोस्तों किसे चुना गया? अखिलेश यादव को। ठीक है दोस्तों, अखिलेश यादव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 अगस्त 2017 को फिक्की ने नए महासचिव बनाए थे, वह दोस्तों किसे बनाए थे फिक्की ने? राइट आंसर होगा संजय बारू को। ठीक है दोस्तों, फिक्की की स्थापना 2027 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, जो फिक्की है वो दोस्तों 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। पंकज पटेल वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष पद पर हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2017 में 24 अक्टूबर को वायुसेना ने अब तक सबसे बड़ा टल टाउन कहाँ स्थापित किया है? तो दोस्तों ये किया है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा। 17 जून 2017 को किस देश के 8वें शहर में मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों ये किया है कोच्चि केरल में। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों ये हमारे आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों हमारे चैनल का नाम है Learning24। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों ऐसे वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।